Okay, dear students, so today we are going to start our new chapter that is called Semiconductor Electronics. आज स्टूडेंट्स आप देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं. सारे तो मैं यहाँ बना भी नहीं सकता. मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड व्हाट नॉट. इवन मेडिकल पर्पस में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज होता है. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सैटेलाइट्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, कार्स, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं. तो इनके कारण हमारी लाइफ जो है आज बहुत मॉडर्न और आसान हो गई है स्टूडेंट्स. और मैं आपको बताऊं कि ये सारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जादू है, उसकी ये जो कहानी है, हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल अराउंड 300 इयर्स ओल्ड. देखो, ऐसे तो साइंस का डेवलपमेंट सदियों से होता आ रहा है, बट लास्ट 300 इयर्स जो हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के, उसमें साइंस का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है. न्यूटन, आइंस्टीन, नील बोर, मैक्सवेल, ये सब ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया साइंस के डेवलपमेंट में. और इसमें भी स्टूडेंट्स जो लास्ट 50 इयर्स रहे हैं, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक नई उड़ान ली है. बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है. क्या कारण है कि लास्ट 50 इयर्स में साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ? तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं स्टूडेंट्स, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो है दैट इज ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसका इन्वेंशन हुआ था 1948. बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है. मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में सोचना ही इम्पॉसिबल है. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप देखते हो ना, उस सब के अंदर ये ट्रांजिस्टर नाम की चीज होती है. तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊं. जैसे हमने पहले इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा है डिफरेंट चैप्टर्स में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, जैसे रेसिस्टर्स, ठीक है, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, बैटरीज, ठीक है. तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होते हैं. लेकिन ये सिंपल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. वैसा ही एक एलिमेंट आप सोच सकते हो भी कि ट्रांजिस्टर भी है, ठीक है. जिस तरह से रेजिस्टर एक एलिमेंट होता है सर्किट का, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी, वैसे ही आप सोच सकते हो कि ट्रांजिस्टर भी एक सर्किट एलिमेंट है. बस ये बात है कि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स इसी के बारे में हम धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट डरने की बात नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा. पहले हम कुछ दूसरी चीजें देखेंगे जो हमें ट्रांजिस्टर को समझने में हेल्प करेगी. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. तो हम 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे समझेंगे. कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा, बट सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं इसको थोड़ा हम यहां पे देखेंगे. उनकी बेसिक थ्योरी भी पहले हम देखेंगे, बाद में डिटेल में भी देखेंगे. तो जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम कोई सब्सटेंस लें, उसका लैटिस लें, तो उसमें आप देखो बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियंस और बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है. अब देखो, किसी भी एक एटम को स्टूडेंट्स आप जूम करके देखो, किसी भी एक एटम को हम जूम करके देखते हैं, तो उस एटम के अंदर क्या होता है हमें पता है. हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है स्टूडेंट्स पहले. तो उसके अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं. फिर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है. ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स, उसमें हम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं. इनफैक्ट आपने देखा ही होगा कि मोस्ट ऑफ टाइम हम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ही फोकस करते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी, क्योंकि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है. यहां पर तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंपेयर टू एनी अदर इलेक्ट्रॉन वो लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, ठीक है, क्योंकि वो सबसे दूर होता है ना. तो अगर हम निकालना चाहें किसी इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे बाहर वाले को निकालना ही थोड़ा इजी होगा, ठीक है. एनीवेज, तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे हम थोड़ा फोकस करने वाले हैं. अब देखो क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कुछ में ये इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होगा, मतलब तुरंत निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है. लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनके एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, उतना लूज नहीं होगा, थोड़ा टाइट होगा, तो उसको निकालना उतना आसान नहीं होने वाला. अब समझो मेरी बात. तो उसको मैं लिख भी देता हूं. इन सम एटम्स आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड.
तो कुछ ऐसे एटम्स हो सकते हैं जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही लूजली बाउंड हो, निकालना काफी आसान हो इसको, एंड इन सम टाइटली। लेकिन कुछ ऐसे एटम्स भी हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से, और फिर इसको निकालना आसान नहीं हो स्टूडेंट्स, ठीक है। बट इन एनी केस आप सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलता है ये, कैसे बाहर निकलता है? तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि थर्मल एनर्जी क्या होती है। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है डिफरेंट चैप्टर्स में, शायद आपको याद हो या नहीं हो तो मैं आपको रिकॉल करा दूं कि थर्मल एनर्जी क्या होता है। जैसे कि आप सपोज करो दो सब्सटेंसेस है हमारे पास, दो ब्लॉक्स हैं, एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है स्टूडेंट्स और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। मतलब ये ज्यादा गर्म है, हॉट है, लेकिन ये उतना गर्म नहीं है। तो अब आप बताएं कि इनके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें क्या हो रहा होगा? उनमें वाइब्रेशन हो रहा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वाइब्रेट कर रहे होंगे, वाइब्रेट वाइब्रेट वाइब्रेट। और ये क्योंकि लो टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स, तो इसमें जो वाइब्रेशन है वो कम हो रहा होगा, जैसा कि मैंने बनाया भी है। और क्योंकि ये ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है, तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा वो ज्यादा विग्रस होगा, ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे ये, ठीक है, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे, और ये धीरे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो अब ये जो वाइब्रेशन है वो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशन कम होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है डिफरेंट चैप्टर्स में। हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन ज्यादा होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ये हमें आगे कई जगह पे काम आएगा स्टूडेंट्स। ये कोई सब्सटेंस लो टेम्परेचर पे है तो उसके एटम्स कम वाइब्रेट कर रहे होंगे, और हाई टेम्परेचर पे है तो उसके एटम्स ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी को हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। देखो लिखा भी है मैंने, द एनर्जी ड्यू टू दिस वाइब्रेशन, द एनर्जी ड्यू टू दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। सही है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सब्सटेंस ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, तो थर्मल एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब आप थर्मल एनर्जी और ये जो चीज हमने पढ़ी थी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, उसको आपस में रिलेट कर पा रहे होगे शायद। तो आप समझ सकते हो कि हम ये बात कर रहे थे कि इस इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तो आप अब सोच पा रहे होगे कि ये जो वाइब्रेटिंग एटम्स हैं, वाइब्रेटिंग एटम्स हैं, जब वो वाइब्रेट करेंगे, और खासकर जब ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है कि जब वो ज्यादा वाइब्रेट करे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होने पे बाहर आ जाए, ठीक है, बाहर आ जाए। तो हम यहां पे चाहे तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम may be knocked out due to thermal energy, due to thermal energy मतलब due to vibration। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम रेडी हैं कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करें। देखो कंडक्टर्स में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटमोस्ट या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? लूजली बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, उनको निकालना आसान होता है। लेकिन इंसुलेटर्स में जो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? वो टाइटली बाउंड होते हैं, उनको निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो कंडक्टर्स एक्चुअली वैसे सब्सटेंस है जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, तो पढ़ा भी आया होगा आपने बहुत सारे चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में भी। और इंसुलेटर्स में वही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो अब सोचो, अब थर्मल एनर्जी यहां पे क्या रोल प्ले कर सकती है? थर्मल एनर्जी हमने पढ़ा है वो क्या रोल प्ले कर सकती है? आप समझ पा रहे होंगे कि कंडक्टर्स में क्योंकि लूजली बाउंड है इलेक्ट्रॉन्स, तो थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा, थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी होगी तो वो नॉकआउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर knocked out from their orbit, knocked out due to thermal energy, तो थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉकआउट हो जाते हैं, वो फ्री कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर ये एक कंडक्टर का लैटिस है और उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एटम है उसमें
इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होके फ्री हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। जैसे ये एटम है तो सपोज को इसका भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होके बाहर आ गया और फ्री हो गया। अब फ्री होके ये पूरे लैटिस में घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, पूरे लैटिस में कहीं भी वो मंडरा सकता है, घूम सकता है, मस्ती कर सकता है, इट्स फ्री, इट्स फ्री टू गो एनीवेयर, ठीक है। उसको जहां मन है वो जा सकता है, ओके। इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो लैटिस में कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। तो कंडक्टर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं, तो थर्मल एनर्जी के कारण यानी वाइब्रेशन के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम से बाहर आ जाते हैं और बाहर होकर वो लैटिस में फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो बाहर आ गए उनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। पर आप समझ रहे होंगे इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है तो वो थर्मल एनर्जी के कारण बाहर नहीं निकल पाते। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हो सकता है कि कुछ बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो भी, मतलब कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, बहुत ही कम एटम्स के, बट बहुत ही कम होगा वो नंबर, ठीक। तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट लूजली बाउंड होता है, जिसके कारण थर्मल एनर्जी के कारण वो बाहर आ जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहीं भी घूम के जा सकते हैं लैटिस में। इंसुलेटर्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कंडक्टर्स के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमें पता ही है। जो मेटल्स होते हैं जनरली, मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया स्टूडेंट्स, कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, देन गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। सो दीज मेटल्स आर बेसिकली कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स की हम एग्जांपल्स की बात करना चाहें स्टूडेंट्स तो वुड हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, जनरली प्लास्टिक की जो चीजें होते हैं दे आर ऑल इंसुलेटर्स, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, आप समझ ही रहे होंगे, जो हमारा मेन काम है सेमीकंडक्टर्स को देखना। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और आप समझ भी गए होंगे स्टूडेंट कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरह, सेमीकंडक्टर थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरह। तो बेसिकली क्या होता है कि सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की चीज होती है, दोनों के बीच की चीज होती है। तो बीच की चीज होगी तो इसका मतलब होगा कि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होंगे? कंडक्टर के लूजली बाउंड होते हैं, इंसुलेटर के टाइटली बाउंड होते हैं, और इसके बीच की सिचुएशन क्या हो सकती है कि मॉडरेटली बाउंड, मॉडरेटली बाउंड, ठीक है। मतलब बहुत लूजली बाउंड भी नहीं होते हैं, बहुत टाइटली बाउंड भी नहीं होते हैं, मॉडरेटली बाउंड होते हैं, ठीक ठाक बाउंड होते हैं। तो आप सोच सकते हैं यहां पर थर्मल एनर्जी के कारण क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉन्स नॉक्ड आउट ड्यू टू थर्मल एनर्जी, क्योंकि मॉडरेटली बाउंड होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थर्मल एनर्जी के कारण बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर्स में होते हैं। कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंसुलेटर में नहीं के बराबर है, और सेमीकंडक्टर में थोड़े मोरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़े मोरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया सेमीकंडक्टर क्या है? वो इंसुलेटर और कंडक्टर की बीच की कोई चीज है। और उसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसका सिंबल होता है SI, आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। जर्मेनियम, germanium, this is also a semiconductor, this is also very popular semiconductor. Then gallium arsenide, gallium arsenide, gallium arsenide, these are some common examples of semiconductors। और भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं सेमीकंडक्टर्स के, मोर एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम जो मैंने आपको बताया, ये एलिमेंट्स होते हैं। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कुछ होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके कुछ नाम्स यहां पे रखे हुए हैं। गैलियम आर्सेनाइड मैंने अभी भी आपको बताया। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे यहां पे लिखे हुए हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जैसे यहां पे लिखे हुए हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड ही होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्रूड वे में
सिंपल वे में ये समझने की कोशिश की कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और कंडक्टर और इंसुलेटर भी क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब हम जो चीज पढ़ने वाले हैं उसमें हम सेमीकंडक्टर्स को और डिटेल में समझेंगे कि वो एक्चुअली में क्या होता है, और डिटेल में। इनफैक्ट कंडक्टर और इंसुलेटर को भी थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स मूव अहेड। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। एनर्जी बैंड थियरी। देखो यहां पे मैं ऑप्शनल वर्ड लिख रहा हूं। ये ऑप्शनल वर्ड मैंने क्यों लिखा है स्टूडेंट्स? देखो क्या है कि यहां पर हम एक थियरी पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। एक थियरी हम पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो कंक्लूजन ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है, इंटरेस्टिंग भी है यार, बहुत मजा भी आएगा आपको। ये जो थियरी हम देखेंगे उससे रिलेटेड एज सच कोई क्वेश्चन आपसे मोस्ट लाइकली नहीं पूछा जाएगा कभी भी। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स कि कुछ बच्चों को ऐसे क्यूरियोसिटी होती है कि यार वो कंक्लूजन आया कैसे, ठीक है, इसलिए वो थियरी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरा एडवाइस ये है कि आप थ्योरी भी सुन लें, ठीक है, जितना आपको समझ में आए, और लास्ट में जो कंक्लूजन है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, वो याद रख लें आप, ठीक है। और एक और एडवाइस है मेरा कि आप बहुत अच्छे से समझना चाहें तो कई बार वीडियो को सुनें, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस तरह कंप्यूटर पढ़ने का यही तो एडवांटेज होता है, आप कितनी बार भी रिवाइंड करके सुन सकते हो स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी? चलो स्टूडेंट्स, बोर्स एटम की बात करते हैं। बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, उसके बारे में हमने पढ़ा भी है, फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो आपको पता है कि क्या होता है। उसमें न्यूक्लियस होता है, सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स ही होते हैं जिसमें वो घूम सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि मान लो वो इस ऑर्बिट में घूम सकता है और इस ऑर्बिट में घूम सकता है, तो इट्स पॉसिबल कि इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में कोई थर्ड ऑर्बिट नहीं होगा जिसमें वो घूम सके, ठीक है। इसमें घूम सकता है तो इसी में घूमेगा या फिर इसमें घूमेगा। और ये भी होता है स्टूडेंट्स कि हर ऑर्बिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, हर ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी लेवल होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा तो वो उसका एक एनर्जी लेवल होगा, अगर वो इस ऑर्बिट में होगा तो उसका एक एनर्जी लेवल होगा, इस ऑर्बिट में होगा तो उसका एक एनर्जी लेवल होगा। और ये जो एनर्जी लेवल होता है स्टूडेंट्स, वो डिसाइड कैसे होता है? ये भी हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करता है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो वो फोर्स कितना लग रहा है स्टूडेंट्स, उसी से ये एनर्जी लेवल डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, ठीक है, तो पास आ गया, तो अब क्या है कि डिस्टेंस कम हो गई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा, तो एनर्जी लेवल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक पॉइंट में लिखता हूं स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आपको पता है ये बात कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट are identical and thus have same energy levels. देखो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम कोई एक ही एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे कि सिलिकॉन ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक ही एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं जैसे सिलिकॉन, तो उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल्स भी एग्जैक्टली कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन यहां पे कैच है स्टूडेंट्स, जो मैं यहां पे ऐड करूंगा, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड दस हैव सेम एनर्जी लेवल्स इफ आइसोलेटेड। अब देखो ये जो मैंने ऐड किया है इफ आइसोलेटेड, इसका क्या मतलब है ये हमें समझना थोड़ा जरूरी है। जैसे देखो स्टूडेंट्स कि ये लैटिस है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की हम बात करें तो सिलिकॉन का एक टुकड़ा है सपोज करो, तो उसका लैटिस है। तो अब देखो लैटिस में एक ही एटम होगा क्या? नहीं, उसमें तो हजारों एटम होंगे, करोड़ों एटम होंगे, मैंने कुछ बनाया उसमें से, ठीक। अब देखो आप एक एटम का एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड होता है? उसका जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कैसे इंटरैक्ट करता है, क्या अट्रैक्शन फोर्स लगता है उनके बीच में, उससे ये एनर्जी लेवल डिसाइड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पर हम कोई एटम लें और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मान लो इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, या किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो अपने न्यूक्लियस के साथ तो इंटरैक्ट करेगा ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, अपने न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करेगा। लेकिन अब सोचो ना कि बगल में जो दूसरा एटम है उसके न्यूक्लियस के साथ भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसका, हो सकता है थोड़ा सा ही लगे लेकिन लगेगा जरूर। फिर उसके बगल में जो दूसरा एटम है उसके न्यूक्लियस के साथ भी थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मतलब अगल बगल जितने भी एटम्स हैं उन सब के न्यूक्लियस के साथ उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा, ठीक है।
तो क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से ही एनर्जी लेवल डिसाइड होता है, तो क्योंकि यहां पे ये और ज्यादा इंटरैक्शन कर रहा है अगल बगल के एटम्स के न्यूक्लियस से, तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? चेंज। एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन changes in lattice due to interaction of electron with nucleus of nearby atoms, ठीक है। देखो जब वो आइसोलेटेड था तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ अपने न्यूक्लियस से इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसका कुछ एनर्जी लेवल होता है। लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा बाकी न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्ट करेगा, तो उसका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मान लो जैसे कि हमने ये बीच वाला एटम लिया था, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अगल बगल के न्यूक्लियस सबसे इंटरैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन सपोज करो हम एक कोने का एटम ले ले, ये वाला लेते हैं, कोने का एटम। उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स, उसका ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करेगा, अगल बगल वाले न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि इसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है कंपेयर टू दिस। कैसे अलग है? इसके चारों तरफ एटम्स हैं, लेकिन इसके चारों तरफ एटम नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका जो अगल बगल वाले न्यूक्लियस से इंटरैक्शन होगा वो थोड़ा अलग होगा, और इसका जो अगल बगल वाले न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा वो अलग होगा, ठीक है। क्योंकि इसके चारों तरफ एटम्स है और इसके चारों तरफ एटम्स नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अलग हैं, और ये जो है उसका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अलग है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा कि इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो अलग हो जाएगा, और इसका जो एनर्जी लेवल हो जाएगा वो भी अलग हो जाएगा। देखो यही मैं आपको बता रहा था जब मैं लिख रहा था इफ आइसोलेटेड। देखो जब एक एटम आइसोलेटेड है, ठीक है, अलग है, बिल्कुल अलग है, तो इस एटम की सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी और आइसोलेटेड एटम की है, ठीक है। जब ये एटम आइसोलेटेड है तो इसकी सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई दूसरा आइसोलेटेड एटम है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन वैसे न्यूक्लियस से इंटरैक्ट कर रहे हैं जैसे इसके दूसरे के करेंगे। लेकिन इस केस में लैटिस में क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेबरहुड अलग है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेबरहुड अलग है, जिसके कारण दोनों का जो इंटरैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस से वो थोड़ा अलग है। इसलिए उनकी एनर्जी लेवल्स भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जितने भी एटम्स होते हैं सबके एनर्जी लेवल्स थोड़े थोड़े अब अलग हो जाते हैं, तो वही हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे, इन अ लैटिस all atoms have slightly different neighborhood, slightly different neighborhood. So all of them have slightly different energy levels. आई होप स्टूडेंट्स कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिंपली ये बोल रहा हूं कि जब एक एटम आइसोलेटेड होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करता है तो एक एनर्जी लेवल ऐसे बनते हैं, ठीक है। और हर एटम के लिए सिचुएशन सेम होती है तो सेम एनर्जी लेवल होता है। लेकिन लैटिस में हर एटम का सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हर एटम का सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है तो उनके एनर्जी लेवल्स भी थोड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं। वही बात हमने यहां पे मेंशन की है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे देखा है उसको और हायर लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। और एग्जांपल हम सिलिकॉन एलिमेंट का ही रखते हैं, क्योंकि ऐसे भी इस चैप्टर में सिलिकॉन ही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे लिए। सेमीकंडक्टर होता है, बताया था मैंने आपको, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस चैप्टर, तो इसी का एग्जांपल लेना लॉजिकल है। देखो सिलिकॉन जो होता है स्टूडेंट्स उसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, 14। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप याद कर ले, ठीक है। तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं थर्ड ऑर्बिट उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स? 4। यू कैन क्लियरली सी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट
ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो इनका अगर मैं एनर्जी लेवल बनाऊं तो ये जो 3s है, 3s उसका एनर्जी लेवल कुछ मैं शायद इस तरह से बना सकता हूं स्टूडेंट्स, ये 3s का एनर्जी लेवल, और ये जो 3p है उसका एनर्जी लेवल मैं इस तरह से कुछ बनाता हूं, ठीक है। तो देखो 3p में 6 स्टेट्स अवेलेबल है, ठीक है, हालांकि उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम 3s की बात करें तो इसमें 2 स्टेट्स अवेलेबल हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये जो है वो फुल्ली ऑक्युपाइड है और इसमें 4 वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम एक सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं तो उसका एनर्जी लेवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। ये 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ही स्टेट भी थे, 3p जिसमें 6 स्टेट्स हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली आ सकते थे बट 2 ही हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स आप सोचें कि हमारे पास एक एटम नहीं बल्कि बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं। सपोज करो n एटम्स है, n इज अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। तो बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स है, से n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, लेकिन वो सब दूर है, मतलब आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली कैसा टर्म यूज करना चाहिए हमें? आइसोलेटेड। मैंने आपको इस टर्म के बारे में बताया। तो मैं सोच सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं और सबके सब कैसे हैं स्टूडेंट्स? आइसोलेटेड, मतलब एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इन सब के लिए अगर हम एनर्जी लेवल्स बनाना चाहें तो क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है, सबके एनर्जी लेवल सेम होंगे, सेम एनर्जी लेवल्स होंगे। क्यों सेम होंगे? सेम एनर्जी लेवल्स, क्यों सेम एनर्जी लेवल्स होंगे? क्योंकि वो आइसोलेटेड है। अभी भी हमने देखा था आइसोलेटेड होने पे सबके एनर्जी लेवल्स सेम होते हैं, सब बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल्स होंगे। तो देखो यहां पे 3s है, 3s, वैसे ही सारे एटम्स में 3s होगा, n एटम्स है तो सब में 3s होगा। तो हमारे पास टोटल 2n स्टेट्स हो जाएंगे। एक एटम में 2 स्टेट्स थे 3s के, तो n में 2n हो जाएंगे, और वैसे उनमें 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वैसे ही एक एटम में 6 स्टेट्स थे, तो n एटम्स में 6n स्टेट्स हो जाएंगे और उनमें 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आइसोलेटेड एटम्स हैं उससे हमें लैटिस बनाना है, लैटिस। लेकिन लैटिस जो होता है उसमें एटम्स बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें। तो हमें क्या करना है कि ये जो दूर एटम्स है उनको हम पास लाना चाहते हैं, तो पहले थोड़ा पास लाते हैं, ठीक है। लैटिस में जितने पास होते हैं उतने नहीं, पहले हम थोड़ा पास लाते हैं उनको, इस तरीके से थोड़ा पास लाते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जो एटम्स है उनका एटॉमिक स्पेसिंग को मैं कम कर रहा हूं, एटॉमिक स्पेसिंग जो है उनको मैं कम कर रहा हूं, उनको थोड़ा पास ला रहा हूं, धीरे धीरे करके और पास लाऊंगा। तो अभी थोड़ा पास लाया, देखो थोड़ा जब पास लाएंगे हम स्टूडेंट्स तो क्या होता है, जैसा आप समझ रहे होंगे, अब जैसे हम ये एटम लें तो ये बाकी सबके साथ भी इंटरैक्ट करने लगेगा ना, बाकी सबके साथ भी थोड़ा थोड़ा इंटरैक्ट करने लगेगा, जिससे इसके एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, थोड़े से इसके एनर्जी लेवल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। इनफैक्ट सारे एटम्स के एनर्जी लेवल्स थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे और एक दूसरे से अलग होंगे, जैसा अभी हमने देखा था, सारे एटम्स के एनर्जी लेवल्स थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे। तो देखो क्या होता है कि ये जो यहां पे 2n स्टेट्स थे, 2n स्टेट्स वो इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं, इस तरह से कुछ स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये 2n स्टेट्स हर एटम के जो एक ही जगह पे थे वो स्प्लिट हो जाएंगे ऐसे, किसी का थोड़ा ज्यादा एनर्जी लेवल, किसी का थोड़ा कम, सबका थोड़ा थोड़ा अलग एनर्जी लेवल हो जाएगा स्टूडेंट, सबका थोड़ा थोड़ा अलग एनर्जी लेवल हो जाएगा, ठीक है।